के टाइम पे जब लोग मर रहे थे, पतंजलि ने उनकी कोरोनल दवाई को बेचकर 250 करोड़ की सेल करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ने पूरे देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है उनके एडवर्टाइजमेंट के जरिए। बाबा रामदेव की जिंदगी के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बाबा रामदेव के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में। आर्ष गुरुकुल जो कि नारनौल हरियाणा में है, वहाँ पास के एक गांव में छोटा सा लड़का पहुंचा जिसका नाम था रामकिशन, जो कि अपने घर से भाग कर आया था। इस लड़के का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा था, क्योंकि उसके पिताजी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उनके 4 बच्चे भी थे। रामकिशन को छोटी सी उम्र में एक पैरालिसिस का अटैक आया, जिससे उसकी फेस की मसल्स ने काम करना बंद कर दिया और उसे एक आंख से दिखना भी बंद हो गया। उसकी माँ उसका इलाज कराना चाहती थी, पर उसकी दादी ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी दादी घरेलू नुस्खों में ज्यादा विश्वास रखती थी। स्कूल में भी उस बच्चे को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाकी बच्चे उसकी आंख का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उस बच्चे की मुलाकात हुई आर्य समाज के प्रचारकों से, जिनका मकसद था योग और वेद को प्रमोट करना। क्योंकि इस बच्चे को स्कूल से नकारा जा रहा था, तो उसका ध्यान आर्य समाज की तरफ अट्रैक्ट हुआ। रामकिशन ये बात समझ चुका था कि वेस्टर्न एजुकेशन से उसका भला नहीं होने वाला, इसलिए एक दिन रामकिशन ने अपनी सारी किताबें फेंक दी और चल पड़ा आर्ष गुरुकुल की तरफ। और यहाँ रामकिशन बन चुका था रामदेव। यहाँ आकर रामदेव ने उपनिषद आयुर्वेद की पढ़ाई की। कुछ महीने बाद एक नया लड़का उस आश्रम में आया, जिसका नाम था बालकृष्ण, और धीरे धीरे रामदेव की मित्रता बालकृष्ण के साथ हुई। बाबा रामदेव को योग में इंटरेस्ट था, तो वो चले गए हिमालय की तरफ ध्यान के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। वे वापस आए 1993 में और वापस आकर बालकृष्ण से मिले। तब तक बालकृष्ण को एक गुरु मिल चुका था, जिसका नाम था आचार्य करमवीर। रामदेव ने इन्हीं दोनों के साथ मिलकर बाद में पतंजलि को बनाया था। रामदेव ने गंगा किनारे 2 लोगों को योग सिखाना शुरू कर दिया, जिसमें एक आदमी गुजरात का एक बड़ा व्यापारी था, और बाद में वो बाबा रामदेव को सूरत में ले गया ताकि वो 200 लोगों को योग सिखा सके। ऐसे योग कैंपस बाबा रामदेव ने पूरे भारत में शुरू कर दिए थे। बाद में असम के एक आदमी ने रामदेव से रिक्वेस्ट की कि वो असम में होने वाली बीमारियों के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई बनाए, तो बाबा रामदेव ने बालकृष्ण और आचार्य करमवीर के साथ मिलकर सुदर्शन चूर्ण बनाए और आसाम की तरफ चल पड़े। आसाम के बहुत से लोग इससे खुश हुए, तो रामदेव और बालकृष्ण ने सोचा कि हम यही चीज हरिद्वार में क्यों नहीं करते, और इसके लिए उनकी मदद करी कृपालू बाग आश्रम के आचार्य शंकर देव ने, क्योंकि उनको अक्सर चिंता रहती थी कि उनके बाद यह आश्रम कौन संभालेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। तो रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य करमवीर ने उनके आश्रम को संभालने की चिंता को भी दूर कर दिया था। और अब बाबा रामदेव उनके आश्रम को संभालने के साथ साथ उनकी जो जमीन है उसको भी मैनेज करने का काम करने लगे। बाबा रामदेव का मिशन था ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग सिखाना। धीरे धीरे बाबा से योग सीखने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, जिसमें बड़े बड़े पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल होने लगे थे। योग की इतने ज्यादा पॉपुलैरिटी को देखते हुए बाबा रामदेव और करमवीर ने लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए योग का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया। इस कैंप में एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे। इस कैंप के बाद रामदेव ने स्ट्रेटेजी बनाई पॉलिटिकल पार्टीज और मजिस्ट्रेट से दोस्ती करने की, फिर चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। जहाँ रामदेव योग के प्रचार में लगे हुए थे, वहाँ दूसरी तरफ बालकृष्ण के मन में कुछ और ही चल रहा था। बालकृष्ण को शुरू से ही आयुर्वेद में इंटरेस्ट था, और वो आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक भी खोलना चाहते थे, जिसका नाम होगा दिव्य फार्मेसी। लेकिन इस काम को करने में बालकृष्ण को एक बड़ी समस्या आ रही, क्योंकि ना तो उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी और ना ही कोई लाइसेंस था। और ये हमारे देश का कानून है कि अगर आप कोई मेडिसिन क्लिनिक या मैन्युफैक्चर यूनिट खोलना चाहते हैं तो आपके पास एक लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1995 में बालकृष्ण की ये समस्या भी दूर हो गई थी। उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग सन्यासी से हुई, जिनका नाम था स्वामी योगानंद जी महाराज, जिनका असली नाम था एनपी सिंह। वो एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे और उनके पास एक लीगल लाइसेंस भी था, जिससे उनको टेक्निकल सुपरवाइजर बना दिया गया दिव्य फार्मेसी का। अब बालकृष्ण ने आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक भी खोल दिया, जहां मेडिकल कंसल्टेंसी फ्री थी, पर आपको बस दवाइयों के पैसे देने होते थे। और जब कोरोना का टाइम आया, तब पतंजलि ने एक दवाई को कोरोना का इलाज बताकर खूब बेचा, जिसका नाम था कोरोनिल। इसे बेचकर पतंजलि ने 250 करोड़ रुपए कमाए, और ये दावा भी किया कि हमारी दवाई कोरोनिल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाई। लेकिन WHO ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि पतंजलि ने हमें इस दवाई के कोई सैंपल्स नहीं भेजे हैं।
और भारत के FSSAI डिपार्टमेंट ने भी दावा किया कि पतंजलि ने हमसे उनकी दवाई की वेरिफिकेशन कराई ही नहीं और सीधा बेचना शुरू कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। मैं आपको टारगेट देता हूँ 10,000 व्यूज़ और 1,000 लाइक्स का। आपको इस वीडियो पर 10,000 व्यूज़ करानी है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और 1,000 लाइक्स प्लीज़, छोटा सा टारगेट है दोस्तों, कंप्लीट कराइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।